सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 की आरोह पुस्तक के चतुर्थ अध्याय विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। यह इनके रचना शिव शंभू के चिट्ठे में से लिया गया है। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त जन्म सन 1865, ग्राम गुड़ियाणी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। मृत्यु सन 1907। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल में तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है, साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का पुट भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना और साथ ही देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग और रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। क्योंकि बच्चों उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने जो भारतीय प्रेस थी, यानी जो प्रेस अंग्रेजों का विरोध किया करती थी, अंग्रेजों के बारे में कुछ छापा करती थी, तो भारतीयों के समर्थन में छापना और अंग्रेजों के विरुद्ध छापना, तो उसको लेकर उस प्रेस पर उसी समय प्रतिबंध लागू कर दिया जाता था। तो ये उस समय का समय है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आपका था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा कर्मों उत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो
आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। देखो बच्चों, विदाई विदाई कोई भी हो तो उस पर हमें क्या होता है, दुख ही होता है। विदाई का मतलब ही विदा हो, किसी को जब हम विदा करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वह बेटी की विदाई है या किसी हमारे स्नेही जन की विदाई है, तो उस पर हमें क्या होता है, दुख ही होता है। लेकिन ये शिव शंभू के चिट्ठे, ये जो एक व्यंग्यात्मक इनकी कृति है बाल मुकुंद गुप्त की, ये क्या था, इसकी एक कहानी है बच्चों। शिव शंभू नाम का एक किसान था, उसके पास दो गाय थी। एक गाय बहुत मारती थी और एक गाय सीधी सादी थी एकदम। तो एक दिन उस किसान ने सोचा, अभी ये इतनी मारती है, इतना परेशान करती है, क्यों ना मैं इसको बेच दूँ। तो किसान ने क्या किया, उस मारने वाली गाय को बेच दिया। तो उसके जाने से जो सीधी सादी गाय थी, ना तो उसने चारा खाया और ना ही उसने पानी पिया, वो बहुत दुखी हो गई। तब किसान ने सोचा, भी ऐसा क्यों है। तो उसी को आधार बनाकर ये कह रहे हैं कि माना कि ये वायसराय हमें पसंद नहीं थे, हमारे भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे, लेकिन कहीं न कहीं एक, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो चाहे वो बुरा हो, हमारे भारतीय जो हैं, हमारे भारतीयों में क्या है, एक उनकी आत्मा में एक ऐसा अंश निवास करता है जो उसको कहीं न कहीं, चाहे वो अच्छा व्यक्ति है चाहे वो बुरा व्यक्ति है, उसके साथ जोड़ अवश्य देता है। तो आज भी वैसा ही हो रहा है। ये वायसराय जो थे, ये हमारे देश से जा रहे थे, जब ये आए थे तो हमारे देश के लोग, इन लोगों ने इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और प्रार्थना करते थे भी ये ना आए। लेकिन ये फिर आए तो लोग दुखी हुए। लेकिन आज इनके जाने से भी क्या हो रहा है, जनता को दुख हो रहा है। इसी से जाना कि विछड़न समय बड़ा करुणो उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। लेखक कहता है कि जो बिछड़ने का समय है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, करुणा को उत्पन्न करने वाला होता है। उस दिन क्या होता है, भी चलो आज तो ये जा ही रहा है, तो आज हम अपनी दुश्मनी को भुलाकर जो है इसको शांत चित्त से क्या करें, विदा करें। माइलोड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिवशंभू के दो गायें थी, उनमें एक अधिक बलवाली थी और वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। देखो बच्चों, मैंने अभी तुम्हारे को एक कहानी सुनाई थी ना, ये वही कहानी है। चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। फिर भी आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। भी ये तो आपको भी नहीं पता, भी आपने तो ये सोचा था भी सुख ही सुख होगा, लेकिन ये नाटक का अंत भी क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। जिसके आदि में सुख था, आदि का मतलब आरंभ में, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखे तो उसमें कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसे अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है।
वायसराय का समय पूरा हो गया, वो अपना इस्तीफा देकर जा रहे थे। तो इस्तीफा देने का मतलब तो कि वो परेशान हो गए थे, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे थे। तो लेखक कहता है कि भाई आपने जब दूसरों को सुख नहीं दिया तो सुख तो आपको भी प्राप्त नहीं होगा। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही एक दर्जा था, आपका ही एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। यानी इस देश की जो शिक्षा पद्धति थी वो भी क्या हो गई, नष्ट हो गई और ये देश क्या हो गया, अधीन हो गया। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। भाई आप इतने बड़े थे, इतना ओहदा था आपका, तो आपको किस कारण से इतनी छोटी सी बात के लिए भी आपकी तो आपकी सरकार ही नहीं मानती है। भाई जिस अंग्रेज सरकार ने आपको भारत भर वायसराय बनाकर भेजा, आज वहीं पर आपके जो नीचे के कर्मचारी थे वो भी आपकी बात नहीं मानते हैं। उन्होंने आपके कहने से एक व्यक्ति को फौजी अफसर नियुक्त नहीं किया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिर कर पड़ा रहना उससे भी दुखित करता है। आपका पद छूट गया, फिर भी आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना। ये कैसे अधिकारी थे कि किसी की सुनते नहीं थे और सारा काम क्या करते थे, अपने अनुसार किया करते थे। ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया।
पर 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई। तत्वी बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। भाई जब नादिर शाह ने एक बार आक्रमण किया था तो उन्होंने अपने एक नुमाइंदे के कहने मात्र से क्या कर दिया था, उसने वो आक्रमण बंद कर दिया था। लेकिन आपने तो ये जिद पकड़ लिया कि मैं बंगाल का विभाजन करके ही जाऊंगा। क्या समझते हैं, आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? भाई आपके कहने से एक आदमी को नहीं लगाया, नौकरी पे नहीं लगाया, और आप इस बात पर क्या है इतना बड़ा पद छोड़कर जा रहे हैं। और जो ये जनता बार बार आपसे प्रार्थना कर रही है तो क्या वो देश छोड़कर नहीं जा सकती थी? वो भी जा सकती थी। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी। भी आपका जो जिद्दी स्वभाव है ना, जिसके कारण ये प्रजा दुखी थी, उसके कारण आप खुद भी दुखी हो गए हो। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। पे हम जो है ना, हमारे भारतवासी जो हैं, उनमें आज भी इतनी ताकत है कि वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते हैं, बल्कि अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और आप ऐसे हैं कि एक छोटी सी बात आपकी नहीं मानी तो आपने अपना पद छोड़ दिया और आप अपना सब कुछ त्याग कर जो है यहाँ से जा रहे हैं। और आपने कि माय लॉर्ड, आपने ये जो हमारी दीन प्रजा है इसकी श्रद्धा भक्ति को भी नहीं समझा, यानी हमारे भारतवासियों की आत्मा को आपने नहीं समझा। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल ने सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझमें काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया। तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरा गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? भाई आप कम से कम अब जाते वक्त तो ये कह दो कि हे भारत देश, मैं तुम्हारे कारण ही इतने समय तक सुखी जीवन जीता रहा हूँ, लेकिन आप में वो भी काबिलियत नहीं है। धन्यवाद।